नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड तृतीय वर्ष को लेकर। और बीएड तृतीय वर्ष के अंतर्गत हमारा जो शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और इसी के अंतर्गत हमारी जो द्वितीय इकाई है हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक। और उसी के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वो है हिंदी पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत को लेकर। साथियों, हमने पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों को लेकर इसकी पूर्व के वीडियो व्याख्यानों में हमने इस बात पर चर्चा की है। और साथियों, जैसे हमने एक सिद्धांत पढ़ा था पाठ्य वस्तु है उसके पाठ्य वस्तु के चयन को लेकर सिद्धांत है, जिसमें हमने पाठ्य वस्तु का जो पाठ्य सामग्री है या पाठ्य वस्तु है उसके उद्देश्य को लेकर चयन का सिद्धांत था। उसके बाद में था विविधता का सिद्धांत, उसके बाद में था समन्वय का सिद्धांत, उसके बाद था रुचि का सिद्धांत। और इसी तरह से हमने रुचि का सिद्धांत पढ़ा और समन्वय का सिद्धांत पढ़ा। और समन्वय के सिद्धांत के बाद में हमने पढ़ा नवनियंत्रण का सिद्धांत, क्योंकि जो पाठ्यचर्या है वो लचीली होनी चाहिए। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिया का सिद्धांत। क्रिया का सिद्धांत। साथियों, क्रिया का सिद्धांत से तात्पर्य मेरा यह इस प्रकार से है कि क्रिया के अंतर्गत जो पाठ्यचर्या बनाई जा रही है उसमें जो क्रिया का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया जाए कि विषय सामग्री का चयन करते समय बालकों की जो क्रियाशीलता है उसका ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। क्योंकि बालकों की क्रियाशीलता का ध्यान नहीं होगा और उसको महत्व नहीं दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, विशेष सामग्री या पाठ्य सामग्री जो होगी वो केवल और केवल मात्र एक सैद्धांतिक, एक थ्योरेटिकल बनकर रह जाएगी। और जो बालकों के लिए केवल एक उबाऊ या बोझिल सामग्री के रूप में होगी और जो केवल बच्चों पर या बालकों पर, विद्यार्थियों पर लाद सकते हैं, उसे थोपा जा सकता है, लेकिन वो बालकों के लिए रुचिकर पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हो पाएगी। तो साथियों, हमें क्रियाशीलता का सिद्धांत साथ में रहना चाहिए। और क्रियाशीलता जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत बालकों के उसमें किस प्रकार की बातें होनी चाहिए। बालकों की जैसे क्रियाशीलता में जैसे कविता है, जैसे हिंदी की बात करते हैं, हम हिंदी के पाठ्यक्रम में जैसे क्रियाशीलता सिद्धांत को यहाँ पर लागू करते हैं या क्रियान्वित करते हैं, तो उसमें क्रियाशीलता सिद्धांत किस प्रकार कार्य करेगा वो सब इस प्रकार से हैं। जैसे उसमें कविता है तो कविता में जैसे देशभक्ति की कविता है या बाल मनोरंजन की कविता है या बाल साहित्य से जुड़ी हुई कविता है या पशु पक्षियों या पर्यावरण से जुड़ी हुई कविता है, तो उस कविता में अभिनय को भी जोड़ा जाए, ये होगी क्रियाशीलता। उसमें अभिनय को जोड़ा जाए, उसमें स्वर और ताल को जोड़ा जाए, लय को जोड़ा जाए और इसी के साथ में बालकों के विचार विमर्श को भी जोड़ा जाए। और बालकों के अभिनय, विचार विमर्श और उनके की वो एक गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए बालकों के लिए पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाया जाए, वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। उसमें बालक क्या करेगा, उस पाठ्यक्रम को पढ़ेगा भी, मेहनत भी करेगा, लेकिन उसे आनंद भी आएगा। और जब उसे आनंद आएगा तो उस पाठ्यक्रम को पढ़ने में वो रुचि लेकर पढ़ेगा। इसलिए क्रियाशीलता का सिद्धांत भी पाठ्यचर्या में अति आवश्यक है।
और इसी के साथ में जो हम ये सिद्धांत को काम में लेते हैं तो बालक क्या होगा, खेल खेल के माध्यम से सीख जाएगा। अब अगला है वो है हमारे सामने जीवन से संबंध का सिद्धांत। जीवन से संबद्धता, संबद्धता का सिद्धांत। जीवन से संबद्धता का सिद्धांत वो क्या है? अब जीवन से संबद्धता का सिद्धांत इसमें से है कि बालक जो कुछ सीख के आता है वो अपने परिवेश से सीख के आता है। हम अब वो बातों को नहीं कह सकते कि बालक तो पूरा कागज है, अब बालक खाली स्लेट लेकर विद्यालय आता है, नहीं। वो अपने परिवेश से, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से, अपने घर के वातावरण से और अपने बड़े भाई बहनों से या अपने परिवार के यूँ कह सकते हैं कि सदस्यों से वो बहुत सारी बातें, बहुत सारी भाषा को सीख कर आता है। विद्यालय तो केवल उसे लिखना और पढ़ना सिखाता है। साथियों, तो बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो है उसका परिवार, और बालक के लिए प्रथम समाज जो है वो उसका विद्यालय है उसके लिए। तो जीवन से संबद्धता का सिद्धांत के अंतर्गत हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ऐसे जो बालक अपने पूरा जो बालक जो सीखता है वो अपने आस परिवेश से सीखता है, आस पड़ोस से सीखता है। तो बालक की अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली जो बातें हैं या शिष्टाचार है, संस्कार है, या ऐसी जो उसके दैनिक जीवन को बेहतरीन बना सके, उसको अच्छी से भी और अच्छा बना सके, ऐसी बातों का समावेश पाठ्यचर्या में किया जाना चाहिए कि आगे चलकर उसके जीवन को एक उत्कृष्ट बनाने में उसको सहायता प्रदान करे। इसलिए जीवन से संबद्धता, हम कोई भी जैसे पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या तो उसको जीवन में उसके क्या उपयोग होंगे, जीवन में उसके क्या उपयोग होंगे और उसके परिणामों के बारे में उसे किस प्रकार से मतलब सीखने को मिल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखकर ही हमें पाठ्यक्रम में हमें जीवन से संबद्धता का ध्यान रखना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि जैसे जो बालक किसी वस्तु को देखता है उसको आत्मसात कर लेता है। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, बालकों जैसे बालक छोटा सा बालक है, प्रथम कक्षा में कभी विद्यालय गया नहीं, लेकिन अपने बड़े भाई बहनों के साथ में वो विद्यालय में प्रवेश करता है। ठीक है, उसे कुछ भी नहीं आता, न तो उसको जो हमारी हिंदी की वर्णमाला का कोई अक्षर भी पता है। उसको पूछ लिया जाए कि बेटा, उसको ये पूछ लिया जाए कि बेटा ये क्या है, उसको पूछ लिया जाए कि ये क्या चीज है, बालक क्या बोलेगा? कप है। क्या बोलेगा? कप है। तो उसने क और प वर्ण सीख लिया है, उसको चित्र के माध्यम से सिखाना है। तो ये मान के चलिए कि अध्यापक ने उसको कितना सिखाया, लेकिन वो इस वस्तु को चित्र देखकर उसने आत्मसात कर लिया उस वस्तु के साथ में, और वहां उसने से संबंध जोड़कर अध्यापक जी को बता दिया कि गुरु जी ये तो कप है। फिर आप गुरु जी ने पूछ लिया कि बेटा ये क्या काम आता है, तो वो कहेंगे ये तो चाय पीने के काम आता है, दूध पीने के काम भी आता है ना। तो बालक अपने परिवेश से सीख के आता है। इसलिए हमें जीवन से संबद्धता के सिद्धांत को पाठ्यचर्या में क्रियान्वित करना अति आवश्यक है। और इसी तरह से हम अगला जो सिद्धांत हमारे सामने है वो है विभिन्न स्तरों की पाठ्यचर्या से विभिन्न स्तरों की पाठ्यचर्या से चर्या से संबंध से सुसंबंध
सुसंबंध। साथियों, जो विभिन्न स्तरों की बाह्य क्रिया से सुसंबंध से मतलब है, यहाँ पर मेरा जो बाह्य से मतलब है इस प्रकार से कि बालक जब विद्यालय में प्रवेश करता है और प्रथम कक्षा का जो प्राथमिक स्तर है उसको पार करता है, प्राथमिक स्तर को पार करने के बाद वो उच्च प्राथमिक स्तर में आता है और उच्च प्राथमिक स्तर को पास करने के बाद में, उत्तीर्ण करने के बाद में वो आता है माध्यमिक स्तर पर, और माध्यमिक स्तर को जब उत्तीर्ण करता है तो वो आता है उच्च माध्यमिक स्तर पर, और उच्च माध्यमिक के बाद आता है उच्चतर माध्यमिक स्तर। और इस तरह से मतलब आगे बढ़ता हुआ बालक विभिन्न पाठ्यचर्याओं को पढ़ता है और विभिन्न पाठ्यचर्याओं के पठन और लेखन के साथ साथ बालक और सबकी जो प्रत्येक स्तर की जो पाठ्यचर्या है वो भिन्न होती है, इसलिए प्रत्येक पाठ्यचर्या में बालक की शारीरिक, मानसिक और उनकी जो संवेदनशील सभी पाठ्यचर्याओं में वहाँ पर भिन्नता पाई जाती है। इसलिए ये बात भी हमारे सामने आती है कि विभिन्न स्तरों पर, सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या का जो जुड़ाव है वो अति आवश्यक है, और पाठ्यचर्या का जो जुड़ाव है जो अति आवश्यक है, और इनमें क्या सभी अवस्थाओं का बाह्य क्रिया से संबंध होना चाहिए, क्योंकि जब बालक प्राथमिक स्तर पर है, माध्यमिक स्तर पर है, तो बालक का जो स्तर है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पाठ्यचर्या का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो उन सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या को एक अच्छे संबंध, सुसंबंध बनाते हुए जो आगे चलता हुआ उन्हें ज्ञान में वृद्धि करता है। इसलिए बालक को पाठ्यचर्याओं में एक सुसंबंध बनाते हुए चलना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलेंगे अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।